अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट के सेक्शन 21 से लेकर 21 तक हमने डिस्कस करना होगा। सेक्शन 20 तक हम डिस्कस कर चुके थे और आज उसी को आगे लेकर चलना है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 21 से लेकर 21 तक क्या चीजें डिस्कस की गई हैं पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 21 इम्प्रूवमेंट मेड बाय द वेंडी where a vendee has made any improvements in the immovable property before talbe issued is made by the preemptor under subsection 3 of section 13, the vendee shall be entitled to the cost of such improvements. अब सेक्शन 21 जो बेसिक प्रिंसिपल सेट कर रहा है वो कॉस्ट से रिलेटेड है, यानी तलबे इशियत से पहले अगर वेंडी जिसने वो जमीन खरीदी है वो उस प्रॉपर्टी पर क्या करता है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करता है, उसको जो है वो बेहतर बनाने के लिए कोई उस पे काम कर रहा है, इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है, तो बिफोर तलबे इशद जितनी भी उसने इम्प्रूवमेंट्स की हैं उनकी वो क्या ले सकता है, कंपनसेशन या कॉस्ट ले सकता है प्रीएम्प्टर से। यानी प्रीएम्प्टर के अगर हक में फैसला आ जाता है तो उसने जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वेंडी ने वो उसको देने का पाबंद है, यानी वो कॉस्ट उसको अदा करेगा जो इम्प्रूवमेंट्स उस प्रॉपर्टी पर की गई हैं बाय द वेंडी। सेक्शन 21 improvements made in the status of the vendee defendant after institution of the suit. Any improvements made in the status of a vendee defendant after the institution of a suit for preemption shall not affect the right of preemptor plaintiff. अब सेक्शन 22 जो है वो इससे बिल्कुल उलट बात कर रहा है सेक्शन 21 से। अब सेक्शन 22 के अंदर ये चीज डिस्कस की गई है कि जो आपका डिफेंडेंट है यानी वेंडी वो क्या करता है, आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट ऑफ प्रीएम्पशन वो क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी पर इंप्रूवमेंट्स कर रहा है। यानी सूट जो है वो कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट कर दिया गया है बाय द प्रीएम्प्टर, लेकिन इसके बाद भी अगर इंप्रूवमेंट्स की जाती हैं बाय द वेंडी जिसको जो डिफेंडेंट है इस सूट में, तो वो जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो प्लेंटिफ यानी प्रीएम्प्टर अदा नहीं करेगा, उससे जो प्रीएम्प्टर का राइट है वो अफेक्ट नहीं हो रहा। सेक्शन 23 नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। No right of preemption shall exist in respect of sale of waqf property or property used for charitable, religious or public purposes. अब सेक्शन 23 के अंदर वो प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं जिन पर आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी वक्फ प्रॉपर्टी है या कोई चैरिटेबल या रिलीजियस या पब्लिक पर्पसेस के लिए कोई प्रॉपर्टी दी गई है या यूज की जा रही है या सेल हुई है फॉर चैरिटेबल, फॉर रिलीजियस एंड फॉर पब्लिक पर्पसेस, तो वहां पर जो प्रीएम्प्टर्स हैं उनका राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होगा। यानी ऐसी प्रॉपर्टी पर कोई भी इंसान जो प्रीएम्प्टर है जिसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन बन रहा है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। बी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द फेडरल और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कौन ऑन कर रहा है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट ऑन कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन कर रही है या कोई भी ऐसी लोकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर वो किसी प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, ऑन कर रही है, तो उस प्रॉपर्टी पर जो है या उस प्रॉपर्टी की सेल पर जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं किया जाएगा। सेकंड The property acquired by a federal or a provincial government or a local authority in pursuance of any law shall not be preemptible. यानी कोई भी जो लैंड एक्वायर कर रही है आपकी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी लोकल अथॉरिटी, तो अगर वो लैंड एक्वायर करती है थ्रू एनी लॉ यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, तो वो भी प्रॉपर्टी पर जो है वो प्रीएम्पशन क्लेम नहीं किया जाएगा। सेक्शन 24 प्लेंटिफ
to deposit sale price of the property. In every suit for preemption, the court shall require the plaintiff to deposit in such court 1/3 of the sale price of the property in cash within such period as the court may fix. अब सेक्शन 24 की जो सब सेक्शन 1 है वो ये कह रहा है कि कोर्ट ने क्या करना है, एक्वायर करना है प्लेंटिफ से कि वो 1/3 प्राइस ऑफ द जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको आम जुबान में ज़र सोम कहा जाता है, यानी उस प्रॉपर्टी की जितनी प्रॉपर्टी में सेल हुई है जिस पे वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर रहा है, उस सेल का मिनिमम जो 1/3 है ना, जिसको ज़र सोम कहा जाएगा, वो उसने क्या करना होगा, कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर डिपॉजिट कराना होगा कोर्ट में। Provided that such period shall not be extended beyond 30 days of the filing of the suit, यानी ये within 30 days of the filing of the suit, जैसे ही आप सूट फाइल करते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर ये आपने कोर्ट्स के ऑर्डर के तहत ये जो ज़र सोम है 1/3 ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, वो क्या करना होगा, कोर्ट में डिपॉजिट कराना है प्रीएम्प्टर में, जो प्लेंटिफ है इसमें। Provided further that if no sale price is mentioned in the sale deed or in mutation, or the price so mentioned appears to be inflated, the court shall require deposit of 1/3 of the probable value of the property. अब सेकंड प्रोवाइजो ये कह रही है कि अगर उस जो म्यूटेशन हुई है या जो सेल डीड है उसके अंदर प्राइस लिखी ही नहीं गई, या जो प्राइस लिखी गई है वो क्या है, जो इन्फ्लेटेड करके लिखी गई है, जो कोर्ट को एग्जैक्ट मालूम नहीं हो रही, तो कोर्ट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी की क्या करेगी, प्रोबेबल वैल्यू के मुताबिक, यानी मुनासिब जो उसकी वैल्यू बनती है, कीमत है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसके मुताबिक जो है वो प्लेंटिफ यानी प्रीएम्प्टर को ऑर्डर करेगी कि तुम इतना जो है वो प्राइस जो इसका 1/3 बनता है, ज़र सोम बनता है, वो तुम कोर्ट में जमा करा दो। सबसेक्शन 2, where the plaintiff fails to make a deposit under subsection 1 within a period fixed by the court or withdraws the sum so deposited by him, his suit shall be dismissed. अब सबसेक्शन 2 के अंदर दो प्रिंसिपल सेट किए गए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लेंटिफ है, प्रीएम्प्टर है, वो फेल हो जाता है कि वो ज़र सोम जमा ही नहीं करा सकता, और सेकंड ये है कि अगर उसने जमा करा भी लिया है, ज़र सोम उसने जमा करा भी दी है, लेकिन उसको क्या कर लेता है, विथड्रॉ कर लेता है जो उसने सम जमा कराया था। अगर वो उसको विथड्रॉ कर लेता है तो कोर्ट्स इन दोनों सूरतों में, यानी अगर वो फेल हो जाएगा या उसको विथड्रॉ कर लेगा उस सम को जो उसने जमा कराया था, तो वो कोर्ट जो है वो सूट को ही डिसमिस कर देगा। यानी सबसेक्शन 3, एवरी सम डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अवेलेबल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कॉस्ट्स, यानी अगर कोई कॉस्ट वगैरह अदा करना पड़ जाती हैं प्लेंटिफ को, तो वो जो है वो डिस्चार्ज ऑफ कॉस्ट कहाँ से किया जा सकता है, जो उसने सेल प्राइस जमा कराई है 1/3 मिनिमम, तो वहां से वो कॉस्ट जो है वो डिस्चार्ज की जा सकती हैं। सबसेक्शन 4, द प्रोबेबल वैल्यू फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट अफेक्ट द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस पेएबल बाय द प्रीएम्प्टर। अब सब सेक्शन 4 ये कह रहा है कि जो प्रोबेबल वैल्यू कोर्ट ने फिक्स की थी वो फाइनल प्राइस को जो कोर्ट डिटरमाइन करेगी उसको अफेक्ट नहीं करेगी, यानी प्रोबेबल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है फाइनल डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, या उससे कम भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोबेबल वैल्यू है वो जो है उसको अफेक्ट नहीं करेगी, जो फाइनल डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस बाय द कोर्ट, यानी जो फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस होगी वो मे बी इंक्रीज्ड और मे बी डिक्रीज्ड बाय द टू द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। सेक्शन 25, डिपॉजिट और रिफंड ऑफ एक्सेस प्राइस। सबसेक्शन 1, वेयर अ कोर्ट पासेस अ डिक्री इन फेवर ऑफ प्रीएम्प्टर on payment of a price which is in excess of the amount already deposited by the preemptor, the court shall require the preemptor to deposit the remaining amount within 30 days of the passing of the decree. अब सब सेक्शन 1 ये कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ ने जो वहां पर सेल प्राइस जमा कराई थी ज़र सोम 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी,
तो अगर जो कोर्ट की डिग्री है उसके फेवर में आ जाती है तो उसकी जो प्राइस है वो कम है जो उसकी एक्चुअल प्राइस है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो कोर्ट क्या करेगी, उससे एक्वायर करेगी प्लेंटिफ से, प्रीएम्प्टेड से कि तुम विद इन 30 डेज जो इसकी होल प्राइस है, जो रिमेनिंग प्राइस है, वो तुमने क्या करनी है, कोर्ट के अंदर डिपॉजिट करानी है। यानी विद इन 30 डेज उसने जो उसकी फुल प्राइस होगी प्रॉपर्टी की, अगर उसने जो जमा कराई थी वो कम है तो उसने क्या करना होगा, फुल प्राइस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो डिपॉजिट कराना होगी। सब सेक्शन 2, where a degree is passed for a lesser amount than the amount already deposited by the preemptor, the court shall refund the excess amount to such preemptor। अब सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर प्रीएम्प्टर ने पहली ही बार जो है वो एक्सेस अमाउंट जमा करा दी थी, यानी उस प्रॉपर्टी की फुल प्राइस जमा करा दी थी या फुल प्राइस से भी ज्यादा जमा करा दी थी, तो उसको जो उसकी रिमेनिंग है, जो उसको प्रॉपर्टी की इमूवेबल प्रॉपर्टी से ज्यादा की है, तो वो उसको क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी जो उसकी बकाया होगी। यानी जो अगर एक्सेस अमाउंट जमा कराई जाती है बाय द प्रीएम्प्टर और बाय द प्लेंटिफ, तो जो प्रॉपर्टी की प्राइस अदा करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो उसको रिफंड कर दी जाती है प्रीएम्प्टर को। सेक्शन 26, सम डिपॉजिटेड बाय द प्रीएम्प्टर नॉट टू बी अटैच्ड, no sum deposited in or paid into court by a preemptor under the provisions of this act shall, while it is in custody of the court, be liable to attachment or by any civil, criminal, revenue or any other court or a revenue officer or a local authority। सेक्शन 26 ये कह रहा है कि जो सम डिपॉजिट की कराई जा रही है बाय द प्लेंटिफ, आप उसको किसी भी सिविल, क्रिमिनल या रेवेन्यू कोर्ट की डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए अटैच नहीं कर सकते। सेक्शन 27, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, where the parties do not agree to the price at which the preemptor shall exercise his right of preemption, the court shall determine whether the price at which the sale purports to have been taken place was fixed in good faith or paid, and if it finds that the price was not so fixed or paid, it shall fix the market value of the property as the price to be paid by the preemptor। अब सेक्शन 27 का सब सेक्शन 1 ये कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यानी प्रीएम्प्टर और जो वेंडी है वो किसी भी एक्चुअल प्राइस पर इकट्ठे नहीं हो रहे, दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं। प्रीएम्प्टर कहता है कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो प्राइस सेट की है वो इन्फ्लेटेड है, या कोर्ट को जो लगता है वो रीजनेबल प्राइस सेट नहीं की गई, तो कोर्ट ने क्या करना है, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करना है, और कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करेगी और वो जो है वो उसी प्रॉपर्टी के मुताबिक उसका राइट ऑफ प्रीएम्प्शन के तहत प्रीएम्प्टर को दी जाएगी। If the court finds that the price was fixed in good faith or paid, it shall fix such price to be paid by the preemptor। अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्राइस फिक्स की गई है वो क्या है, इन गुड फेथ फिक्स की गई है और वो सही है, तो वो प्रीएम्प्टर को ऑर्डर करेगी कि तुम इसी प्राइस पर जो है वो ये जमीन खरीदो, इसी प्राइस पर तुमने राइट ऑफ प्रीएम्प्शन जो है वो क्लेम करना है। सेक्शन 28, मार्केट वैल्यू हाउ टू बी डिटरमिन्ड, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी the court may consider the following among other matters as evidence of such value: the price or value actually received or to be received by the vendor from the vendee। अब सेक्शन 28 ये कह रहा है कि आपने मार्केट वैल्यू को एक्सेस कैसे करेगी कोर्ट, यानी कोर्ट ने किस तरह जो है वो एसेस करनी है मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी कि जो प्राइस और वैल्यू एक्चुअली रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड बाय द वेंडर फ्रॉम द वेंडी, यानी वेंडर ने वेंडी से जो एक्चुअल प्राइस वसूल की है वो कितनी है। बी, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी की इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो रही है उससे एनुअल प्रॉफिट्स कितना आ रहा है, उस चीज को भी असेस करेगी कोर्ट। थर्ड वन, सी, द वैल्यू ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड, यानी जो उसके साथ प्रॉपर्टी थी उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। D, the value of a similar property as shown by the previous sales made in the near past, यानी अगर उसके साथ वाली कोई प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी अगर कोई सेल हुई है इन नियर पास्ट तो वो कितने में सेल हुई है, उससे भी जो है वो असेस किया जा सकता है प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को।
तो ये थे हमारे सेक्शन 21 से लेकर 21 तक, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन के तहत डील करती हैं उनको डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।